कश्मीर के छोटे से गांव में रेशमा नाम की लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। उसका पति विनोद उसे बहुत प्यार करता था और रेशमा की बड़ी ननद कंचन, जिसकी शादी हो चुकी थी, फिर भी वो अपने मायके में ही पड़ी रहती थी और वो रेशमा को छोटी छोटी बातों के लिए परेशान किया करती थी। अरे रेशमा, तुम अभी तक सो रही हो? मुझे मेरी चाय कौन बना कर देगा? तभी कंचन की बात सुनकर उसकी माँ अनुराधा कहती है, अरे कंचन बेटा, तू अपनी चाय खुद बनाकर नहीं पी सकती है। अरे अभी अभी तो उसकी नई नई शादी हुई है, उसे कुछ दिन तो आराम करने दे। अरे हाँ, अपनी बहू के आने के बाद आप तो अपनी बेटी को भूल ही जाओगी ना। बस जब देखो जब अपनी बहू का ही पक्ष लेती रहती हो। इतना कहकर कंचन मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह शादी के कुछ महीनों तक तो रेशमा को ससुराल में सब लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन विनोद के शहर जाते ही अनुराधा और कंचन मिलकर रेशमा को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं और उससे दिन भर घर का सारा काम करवाने लगते हैं। अरे ओ महारानी, अगर कल से तू जल्दी नहीं उठी ना, तो कल से तुझे घर के बाहर ही सोना पड़ेगा, समझी? चल अब जा और अपने काम पर लग जा। माँ ने बिल्कुल सही कहा है। अब यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। अपनी सास और ननद की ये बात सुनकर रेशमा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो चुपचाप जाकर घर का सारा काम करने लगती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन कंचन अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने सुना है चूल्हे पर बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, तो क्यों ना आज हम लोग चूल्हे पर बना हुआ खाना खाएं? वैसे भी मैं तो रोज रोज के गैस पर बना हुआ खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी रेशमा से बोल देती हूँ कि आज वो हम सबके लिए चूल्हे पर ही खाना बनाएगी। इतना कहकर अनुराधा रेशमा को आवाज लगाती है और उसे चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कहती है। तभी रेशमा कहती है, लेकिन माँ जी, चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तो लकड़ियों की जरूरत पड़ती है ना, और घर में तो लकड़ियाँ है ही नहीं। अरे लकड़ियाँ नहीं है तो क्या हुआ, पास वाले पहाड़ी के जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आ। अपनी सास की बात सुनकर रेशमा चुपचाप पहाड़ी के पास वाले जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है और अपने ससुराल वालों के अत्याचार से परेशान होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे किसी जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रेशमा इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक जख्मी हालत में पड़े हुए हिरन पर जाती है, जिसे काफी ज्यादा चोट लगी थी, जिसे देखकर रेशमा कहती है, अरे इस हिरन के पैर पर तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर रेशमा आसपास से कुछ पत्ते तोड़कर उसका लेप बनाकर उस हिरन के जख्मों पर लगा देती है। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और रेशमा से कहती है, बेटी, तुम सच में बहुत ही अच्छी इंसान हो। एक बेजुबान जानवर की मदद करके तुमने ये साबित कर दिया, इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। नहीं अम्मा, ये तो बस मेरा फर्ज था। ठीक है बेटी, चलो, मेरा एक छोटा सा घर है, तुम कुछ देर मेरे घर में चलकर आराम कर लो। नहीं अम्मा, मुझे अभी लकड़ियाँ लेकर घर जाना होगा, वरना मेरी सासू माँ मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। ठीक है बेटी, लेकिन तुम एक बार इस नीलकंठ पहाड़ी के ऊपर जाकर देखो, तुम्हें वहाँ पर दो बहुत ही सुंदर महल दिखाई देगा। उस महल के अंदर मेरा बहुत ही कीमती सामान है, तो क्या तुम उस सामान को मुझे लाकर दे सकती हो? ठीक है अम्मा, आप यहीं आराम कीजिए, मैं अभी ऊपर जाकर वहाँ से आपका सामान लाकर आपको देती हूँ। इतना कहकर
रेशमा पहाड़ी के ऊपर जाती है, जहाँ उसे 2 सोने और चांदी के महल दिखाई देते हैं। तभी रेशमा चांदी के महल के अंदर जाती है, जहाँ उसे 2 सुंदर परियां दिखती है, जो उससे कहती है, अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? वो दरअसल मुझे किसी का यहाँ से कुछ सामान लेना है। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना होगा। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम हमें ये बताओ, अगर तुम्हें 2 रास्ते दिए जाए, जहाँ पहले रास्ते पर चलने से तुम्हें ढेर सारे सोने चांदी के जेवरात प्राप्त होंगे और दूसरे रास्ते पर चलने से तुम्हें सम्मान और प्यार मिलेगा, तो तुम कौन सा रास्ता चुनना पसंद करोगे? बताओ। मेरे लिए सोने चांदी से ज्यादा सम्मान और प्यार मायने रखता है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए सोना चांदी नहीं बल्कि प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। सच में तुम तो एक बहुत ही अच्छी, ईमानदार और सच्ची इंसान हो, इसलिए तुम अब इस घर के अंदर जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना कहकर रेशमा जैसे ही उस चांदी के महल के अंदर जाती है, तो उसका रंग रूप अचानक से बदल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। अपना ये रूप देखकर रेशमा कहती है, अरे ये अचानक से मेरा रंग रूप कैसे बदल गया? कहीं ये महल कोई जादुई महल तो नहीं? इतना कहकर रेशमा जैसे ही दूसरे महल के अंदर जाती है, तो वो देखती है कि उस महल के अंदर बहुत ही सारा सोना चांदी पड़ा हुआ है, जिसे देखकर रेशमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहती है, लगता है यही उस अम्मा का कीमती सामान है जिसे उन्होंने मुझे लाने को कहा था। इतना कहकर रेशमा वो सारा सोना चांदी लेकर उस महल से बाहर आ जाती है और सारा सोना चांदी ले जाकर उस अम्मा को दे देती है और कहती है, अम्मा जी ये लीजिए, मैं आपका कीमती सामान ले आई हूँ। रेशमा की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी रानी में बदल जाती है, जिसे देखकर रेशमा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे आप कौन है और ये अचानक से आप परी में कैसे बदल गई? रेशमा, मेरा नाम चंद्रिका है और मैं उन दोनों महलों की रानी परी हूँ। और जब मैंने तुम्हें उस पेड़ के पास रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हें झूठ बोलकर अपने जादुई महल तक भेजा। इसलिए अब ये सारा सोना चांदी तुम्हारा है, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी जी, पर मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है रेशमा, लेकिन इसे ले जाने से शायद तुम्हारे ससुराल वालों का मन तुम्हारे लिए बदल जाए, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ। रानी परी की बात सुनकर रेशमा सारा सोना चांदी लेकर अपने घर वापस आ जाती है और उसके घर पहुंचते ही अनुराधा और कंचन उसके पास इतना सारा सोना चांदी देखकर उसके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे बहू, आखिर तुझे इतना सारा सोना चांदी कहाँ से मिला? अपनी सास की बात सुनकर रेशमा उन्हें सारी बातें बता देती है, जिसके बाद उन दोनों माँ बेटी के मन में और भी ज्यादा लालच आ जाता है और वो दोनों भी उस जादुई महल में जाने का फैसला करती है। तभी उन्हें पहाड़ी के ऊपर 2 जादुई सोने और चांदी के महल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी उन्हें दोनों महलों के बाहर परियों का पहरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटी चुपके से चांदी के महल के अंदर घुस जाती है और महल के अंदर घुसते ही दोनों बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। माँ ये क्या? हम दोनों अचानक से इतने बदसूरत कैसे हो गए? कहीं हम लोग किसी गलत महल के अंदर तो नहीं आ गए? इतना कहकर दोनों माँ बेटी सोने के जादुई महल के अंदर जाती है, जहाँ उन्हें ढेर सारे सोने चांदी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों जैसे ही उस सोने के पास जाती है, वैसे ही उन दोनों के शरीर पर लकवा मार जाता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाती है।
और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो दोनों अपने आप को अपने घर पर पाती है। उसके बाद विनोद भी शहर से वापस आ जाता है और अपनी माँ और बहन की ये हालत देखकर वो कहता है, अरे रेशमा, ये सब कैसे हो गया? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? विनोद की बात सुनकर रेशमा उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद विनोद अपनी माँ और बहन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी रेशमा के समझाने पर वो उन दोनों को माफ कर देता है।